अस्सलाम वालेकुम। क्रियो के मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट करेंगे। और प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जब हम मोल्ड डिज़ाइन करते हैं तो जो भी हमारा पार्ट है, लेट्स सपोज ये पार्ट है, तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने उसका एक लेआउट सेट किया तो उसमें नंबर ऑफ कैविटीज़ डिफाइन हुई थी और उनकी ओरिएंटेशन और उनकी ट्रांसलेशन जो हमने डिफाइन करना सीखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बेसिकली हमने उसका प्रोजेक्ट एरिया कैलकुलेट करना होता है। एरिया आप जानते हैं कि लेंथ इनटू विड्थ होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल आता है। और एरिया हम क्यों निकालते हैं? बेसिकली हम क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करता हूँ मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में। इसी पार्ट को मैं दोबारा से ऐड करूँगा। ठीक है, तो रेफरेंस पार्ट यही मैं ऐड कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त मैं सिंगल पार्ट ही जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये स्टेप्स मैं ज़रा तेज़ी से प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिंगल पार्ट है, यहाँ पे हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये ओरिएंटेशन हमारी आ गई। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर ड्राफ्ट चेक कर चुके हैं। बिल्कुल इनिशियली हमने इन तमाम लेक्चर्स की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पार्ट को मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में लाने से पहले हमने ड्राफ्ट चेक करना है और हमने जो है वो उसकी थिकनेस वेरीफाई करनी है। देन हमने उसको पार्ट को जो है वो मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में लेकर आना है और जहाँ पर अगर ड्राफ्ट नहीं है तो वहाँ पर ड्राफ्ट अप्लाई करना है ताकि पार्ट की इजेक्शन आसान हो। ठीक है, उसके बाद हमने रेफरेंस मॉडल ऐड करना सीखा अब और उसका लेआउट देखा। अब जो है वो हमारे पास ये पार्ट है, इसका हमने प्रोजेक्ट एरिया कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा तरीका है। आपने पहले मैं यहाँ पर एडिशनल जो भी मेरे पास डाटम और फर्दर जो चीज़ें हैं मैं हाइड कर देता हूँ उनको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक टूल मौजूद है, प्रोजेक्ट एरिया। अब मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस क्या है कि आपने बेसिकली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस विंडो के अंदर हमें यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें जो है वो डिफाइन करनी है। अभी इसने ऑटो सेलेक्ट कर ली है सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइप एरिया आ रहा है। एंटिटी के अंदर बेसिकली आप पार्ट की तमाम ज्योमेट्रीज को कंसीडर कर रहे हैं एरिया मेजर करने के लिए, या फेसिट फीचर्स हैं। जो पार्ट मॉडलिंग कर चुके हैं, असेंबली में काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि फेसिट फीचर्स क्या होते हैं। क्विल्ट सरफेसेस हैं, अगर अलग से कोई सरफेसेस आपने लगाई हुई है। और सरफेस से मुराद ये है कि पार्ट की स्पेसिफिक सरफेस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली ऑल रेफरेंस पार्ट को ही लेना है। तो यहाँ पे मेरा पार्ट सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगेन हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल हटा देता हूँ। पुल डायरेक्शन को भी हम यहाँ से लेट सपोज नन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले स्टेप, मिसाल के तौर पे विंडो आपने ओपन की है और इसमें आपने जाना है ऑल रेफरेंस पार्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो उनका प्रोजेक्टेड एरिया ले लेगा। अगर स्पेसिफिकली आपने जो है वो पार्ट की सरफेस लेनी है तो फिर हमने बेसिकली इसकी तमाम सरफेसेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये मैंने टॉप व्यू से अगर मैं देखूँ इस पार्ट के, तो ये तमाम मेरे पास सरफेसेस बन रही हैं। ठीक है, तो ये एक लंबा काम है, मुश्किल काम है। तो हमने बेसिकली ओवरऑल पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है, यानी रेफरेंस ऑल ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो जितने भी पार्ट इस वक्त हमने लेआउट के बाद सेट किए होंगे तो वो हमें बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑल रेफरेंस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और हम इसको अभी ये कंप्यूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने प्रोजेक्शन डायरेक्शन डिफाइन नहीं की हुई है। ठीक है, प्रोजेक्शन डायरेक्शन जो है वो आपकी पुल डायरेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सिर्फ प्रोजेक्ट एरिया कैलकुलेट करने के लिए बना रहा हूँ, एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हम इसको यहाँ डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल रेफरेंस पार्ट ऐड है।
यहाँ से मैं प्लेन कर देता हूँ, इस प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप कंप्यूट भी कर सकते हैं, इसने भी ऑटो जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ दो चीज़ आपने डिफाइन करनी है, पार्ट डिफाइन करना है या पार्ट की सरफेस डिफाइन करनी है, या अलग से आपने क्विल्ट्स बनाई हुई हैं, जिन्होंने पार्ट मॉडलिंग की है, सरफेस मॉडलिंग की है, वो जानते हैं क्विल्ट्स क्या है। और देन आपने जो है वो प्लेन सेलेक्ट करना है। तो ये बेसिकली एक तरीके से इस पे प्रोजेक्ट हो गया है, इस प्लेन पे इसका एरिया, और हमारे पास जो एरिया निकल कर आया है वो बेसिकली ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर, हमने अपने पास नोट्स खोले, मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारा असल काम जो है वो अब शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर की हद तक हमने सिर्फ यही चीज़ कैलकुलेट करनी थी, एरिया। अब मेरे पास यहाँ पर एक नोट्स खुले हुए, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्लैंपिंग फोर्स क्या है, ठीक है। क्लैंपिंग फोर्स बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस इमेज को लेते हैं, बल्कि ये इमेज ज़्यादा बेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। उसमें एक साइड होती है फिक्स साइड, एक साइड होती है मूवेबल साइड, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में हमारा मोल्ड लगता है। मोल्ड का एक फिक्स हाफ जो है वो मोल्डिंग मशीन के फिक्स बेड की तरफ लगता है, और जो मोल्ड का मूविंग हाफ है वो हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के मूविंग हाफ की तरफ लगता है, ठीक है। अब जब ये ओपन होता है तो पार्ट इजेक्ट आउट होता है, इसमें से जो भी फिल हुआ होता है, फिल होने के बाद सॉलिडिफाई हुआ था तो वो इजेक्ट आउट होता है। उसके बाद ये दोबारा बंद होता है, ठीक है, यानी मोल्ड जो है वो क्लोज होता है। और उसके बाद जो वो क्लोज हो रहा है तो वहाँ पर फोर्स कितनी होनी चाहिए, जैसे ये दो हाफ आप देख सकते हैं, ये एक हाफ है, ये दूसरा हाफ है। तो जब मोल्ड क्लोज हुआ है और इसके अंदर जो है वो प्लास्टिक मोल्टेन मटेरियल जो है वो हम बाय प्रेशर जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जब काफ़ी फोर्स लग रही होगी, जाहिर सी बात है, जब प्रेशर से मटेरियल जा रहा होगा तो उन दोनों को अपनी जगह पे रखने के लिए मशीन जो है वो फोर्स लगा रही होगी मोल्ड को, ताकि वो बंद रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लैंपिंग फोर्स कहलाती है, जो कि प्रेशर के अगेंस्ट होती है, और हमेशा मोल्ड की क्लैंपिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी उसकी इंजेक्शन प्रेशर से, ठीक है। हम ये नोट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे पास कुछ बेसिक मटेरियल हैं, ये मैंने प्लास्टिक के जो मैंने इंटरनेट से ही उठाए थे, और इन मटेरियल्स के अंदर मोल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं। श्रिंकेज रेशो दिया हुआ है, आने वाली वीडियो में हम उसको देखेंगे कि श्रिंकेज कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे मोल्ड का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिकमेंडेड सरफेस टेम्परेचर क्या है, और तीसरी चीज़ है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रेशर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये कहता है, यहाँ पे दो यूनिट दिए हुए हैं, 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और मेगा पास्कल यहाँ पे दिया हुआ है। दो अलग अलग यूनिट्स के अंदर इसने डाटा दिया हुआ है। अब ये कहता है कि लेट सपोज अगर ABS मटेरियल है तो वो उसके लिए रेकमेंडेड जो है वो 550 से लेके 1750 तक का जो है वो प्रेशर जो है वो लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मुराद ये है कि आप ये समझ लें कि ये बेसिकली जो स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा ये मैं बताता हूँ। और यहाँ पर कह रहा है कि अगर मेगा पास्कल के अंदर यूनिट हो तो कम से कम जो है 53.97 से लेके 171.7 मेगा पास्कल तक का प्रेशर रिक्वायर्ड होगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को ध्यान में रखना है। अगर सेंटीमीटर्स में आप काम कर रहे हैं तो आपने बेसिकली इस वैल्यूज़ को फॉलो करना होगा। इंटरनेट पे इजीली मिल जाती है सारी की इन्फॉर्मेशन मटेरियल से रिलेटेड। और अगर आप मिलीमीटर्स में काम कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग मिलीमीटर्स में काम करते हैं, तो यहाँ पर हम MPa की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इसका जो फार्मूला है वो बेसिक ये है, फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्लैंपिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर से मुराद ये है कि जो इंजेक्शन प्रेशर है, ठीक है, वो, और एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब मिसाल के तौर पर ये वाली
वैल्यू जो है मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। हमारे जो पार्ट का जो हमारे पास सॉरी एरिया जो निकल कर आया है इसका, वो बेसिकली यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए जो हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एरिया हमारे पास ये आ गया। इससे पहले एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे कह रहा है कि जनाब यहाँ से इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कंसिडर कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड मोल्डिंग क्लैंपिंग फोर्स व्हेन 4 मोल्डेड आइटम्स आर ऑब्टेन्ड यूजिंग पीबीटी प्लास्टिक विद 30% ग्लास फाइबर एडिड। कह रहे हैं कि जनाब भाई एक पार्ट है जनाब, और उसका मटेरियल पीबीटी प्लास्टिक है जिसके अंदर 30% ग्लास फाइबर है, और ये 4 पार्ट्स हैं एक मोल्ड के अंदर। ठीक है, यानी लेआउट के अंदर 4 पार्ट हैं जनाब। अब वो कह रहा है कि लेट अस अज्यूम दैट द assumption फॉर कैलकुलेशन आर दैट द प्रेशर इनसाइड द कैविटी इज P इज इक्वल्स टू 300 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है वो पीबीटी जो मटेरियल था, लेट सपोज यहाँ पे जैसे हमारे पास डिफरेंट मटेरियल हैं, देखते हैं पीबीटी है या नहीं है। पीबीटी ये आ गया जनाब 30% ग्लास फाइबर। ठीक है, और इसकी रेंज ये बता आ रही है हमारे पास यहाँ पे 560 से 1800। तो जो हमारा कस्टमर है जो वो हमें रेकमेंड कर रहा है, लेट सपोज कि जनाब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 300 जो है वो एक पार्ट का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो सॉरी जो इंजेक्शन प्रेशर है उसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, एक स्क्वायर के ऊपर जो प्रेशर है वो 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि जब प्रोजेक्शन एरिया ऑफ वन कैविटी इज 15.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ कैविटीज कितनी है जनाब, यहाँ पर 4 थी। ठीक है, अब इसको फार्मूले में किस तरीके से रखा है इसने, यहाँ पर P की वैल्यू इसने 300 डाल दी, एरिया के अंदर जनाब इसने ये एक पार्ट का एरिया डाला और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ठीक है, अच्छा आगे ये क्या कह रहा है कि एंड द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द रनर इज A2। ठीक है, 5.5, यानी कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सिर्फ पार्ट नहीं होगा, पार्ट के साथ रनर भी होगा, और क्या कहते हैं तो उसको भी कैलकुलेट करना है आपने, ताकि आप नियरेस्ट चले जाए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, सॉरी ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्टिक है ये स्क्रू है, रनर है, तो इसका भी जाहिर सी बात है ये कैविटी की फॉर्म में था, तो ये भी आप जो है वो इसे भी कंसीडर करेंगे ताकि आप एक्चुअल क्लैंपिंग फोर्स निकाल सकें। तो फिलहाल इसने क्या किया है कि जनाब 15.3 जो है वो एक पार्ट का एरिया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और प्लस कर दिया इसने रनर का एरिया। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें इस पूरी वैल्यू को, ये 10,000 डिवाइड करने से पहले, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 15.3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस किया इसमें हमने 5.5। ठीक है, और देन हमने ये जो टोटल एरिया हमारे पास निकल कर आया है इसको हमने पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 300 जो गिवन था यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 10,000 के करीब, 10,000 किलोग्राम के करीब जो है वो निकल कर आई है वैल्यू। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये टन में आ जाएगी। ठीक है, तो 20 टन की क्लैंपिंग फोर्स चाहिए। ठीक है, 20 टन की हमें क्लैंपिंग फोर्स चाहिए। इसी तरीके से मैं अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट था, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट था, अब इस पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट सपोज हम मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं जनाब, इसी को ले लेते हैं, इसी वैल्यू को ले लेते हैं। ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पीबीटी प्लास्टिक मटेरियल दिया हुआ है 30% ग्लास फाइबर के साथ, जिसकी ये रेकमेंड कर रहा है, बल्कि नहीं ये 300 है ना, तो हम यहाँ से एमपीए में, जब हमारे पास वैल्यू जो है वो मिलीमीटर में होगी, जैसे ये वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर में थी जो हमने सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट की थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर से जो हमने कैलकुलेट की थी ये बेसिकली मिलीमीटर्स में आ रही है। तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे मेगा पास्कल वैल्यू से।
ठीक है। ऐसे क्यों करेंगे? अगर आपने सेंटीमीटर में ही पार्ट का एरिया कैलकुलेट किया तो फिर आप किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू से ही इसको मल्टीप्लाई करें। अदरवाइज अगर आपने मिलीमीटर्स में किया है तो आप एमपीए सेलेक्ट करें। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एमपीए मैट्रिक और इम्पेरियल दोनों में होता है, तो यहाँ पे ये गूगल हमें बताता है, वो कहता है कि बोथ आर मेजर ऑफ इंटरनल प्रेशर, हाउएवर पीएसआई इज एन imperial unit measurement while MPa is metric as part of SI unit। ठीक है, तो आपने करना ये है जस्ट कि अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अगर ABS को ही ले लेते हैं, लेट्स सपोज ABS की ये मैक्सिमम रेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम जनाब अपनी इस वैल्यू से ठीक है ये वैल्यू डाल दी, तो एक्चुअल में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसको जब डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास टनेज के अंदर वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पे 117 टन, ठीक है, अब अगर आपके पास वैल्यू टनेज में आ रही है तो आपने बेसिकली क्या करना है कि अगर 100 टन की मशीन रिक्वायर्ड है, 100 टन की क्लैंपिंग फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फिर आपने जो है वो मशीन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसकी मैक्सिमम क्लैंपिंग फोर्स जो है वो 150 हो या 110 हो या 120 हो। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो आपने मशीन की सिलेक्शन करनी है जो कि आपकी रिक्वायर्ड क्लैंपिंग से ज़्यादा की रेंज रखती हो। ठीक है, तो यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका हूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं उसको मज़ीद जो है वो क्लियर करूँ आने वाली वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि लेआउट सेट करने के बाद आपने क्लैंपिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है, यानी यहाँ से आपने प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट करना है और फिर उसको फार्मूले में पुट करके आपने अपनी रिक्वायर्ड क्लैंपिंग फोर्स का पता लगाना है ताकि आप मशीन की सिलेक्शन सही कर सकें मोल्ड डिज़ाइन करने से पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो इफ़ेक्टिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।